बाबा रोटी कह वो बाजार के मैन चौक में बने रोटी वाले तंदूर की तरफ भाग रही थी और उसका बाप इसके दोपट्टे को दुरुस्त करते हुए इसे समझा रहा कि बेटा घर चल कर रोटी खाते हैं। गो कि वो ज़हनी मरीज थी मगर इसे पता था कि घर में रोटी नहीं है, इसलिए वो जिद कर रही थी कि यहाँ ही से ले लो, मगर तल्ख हकीकत ये थी इसके बाप की जेब में पैसे नहीं थे कि वो रोटी खरीद सकता और मांग कर लेने पर शायद इसे भीख में भी रोटी ना मिलती, मगर वो भी ज़हनी माजूर थी, अपने बाप की मजबूरी को कहाँ समझ सकती थी, इसलिए वो मुसलसल जिद कर रही थी। बाजार में लाचार बाप की खाली जेब से नावाकिफ लोग इसे ताने कोसने कर रहे थे कि बच्ची को रोटी लेकर दे दो, इतनी कंजूसी क्यों कर रहे हो। वो बस मुस्कुरा कर कह रहा था कि अभी हम लोग पीछे से रोटी खाकर निकले हैं, बस बच्ची हवास में नहीं है इसलिए जिद कर रही है। अभी वो तंदूर से चंद कदम आगे चले थे कि एक आदमी ने अपनी बची हुई आधी रोटी कुत्ते के आगे फेंकी थी। जिस कफ्स में पहला दिन था वो हाल ही में मुकाबले का इम्तिहान पास करके असिस्टेंट कमिश्नर बना था। नवीले जोशीले अफसरान की तरह वो ऐन वक्त पर अपने ऑफिस पहुंचा था, मगर उसके दफ्तर पर लगा ताला बता रहा था कि ये दफ्तर भी ऐसे ही लोग चला रहे हैं जैसे निजाम पाकिस्तान को चला रहे हैं, साइल जिनके खादिम बनकर हम लोग आते हैं और फिर उन्हीं पर हुक्म चलाने लगते हैं। वो शऊर से आरी लोग बाहर धूप में खड़े अपने बुलावे का इंतजार कर रहे होते हैं और हम अंदर उनकी तरफ से मिलने वाली रिश्वत से अपना हिस्सा बांट रहे होते हैं। खैर, सुबह 9:30 बजे अमले की आमद का सिलसिला शुरू हुआ और आने वाला अमले का हर शख्स बाहर खड़े साइलीन को धक्के और गालियां देते हुए दफ्तर में दाखिल हो रहा था और अपनी ताकत से नावाकिफ साइलीन गाली के बदले भी जी सर कर रहे थे। फिर मुताल्लिका लोगों को मेरे पास भेजा जाने लगा, मगर मुझे हैरत हो रही थी कि मुझसे मिलने वाले अशखास में से एक भी ऐसा चेहरा नहीं था जो मुझे बाहर खड़े साइलीन में नजर आया हो। वो अभी इसी मुताल्लिक सोच रहा था कि इसकी नज़र खिड़की से बाहर खड़ी एक औरत पर पड़ी जो प्लो से कुछ पैसे निकालकर अर्दली को दुखा रही थी। अर्दली इसे धक्के दे रहा था। 9 साल का बच्चा अपनी रफ्तार से दौड़ा था। इससे पहले कि कुत्ता रोटी को झपट लेता, इस बच्चे ने वो रोटी उठा ली थी। इसे मेज पर रखे हुए बर्तन में बचे हुए सालन से अच्छी तर्ज रगेदने की तगोदो कर रहा था। तंदूर वाले ने देख लिया और गंदी सी गाली देकर इसे मारने के लिए दौड़ा, मगर वो बच्चा वहां से फौरन रफू चक्कर हो गया था। इसने कर वो आधी रोटी जो मुकम्मल तौर पर सालन की ग्रेवी से लिथड़ी हुई थी अपनी बहन को दी और खुद इत्मीनान से अपने वालिद और बहन के हमरा चलने लगा। चूंकि रोटी जमीन पर गिरने की वजह से इसमें बहुत सारी मिट्टी भी शामिल हो चुकी, इसलिए इसे खाना खासा दुश्वार था, मगर उसकी बहन आहिस्ता आहिस्ता चबाकर वो रोटी खा गई थी। अब वो मजीद रोटी का मुतालबा कर रही थी और वो अब उधर उधर ढाबों पर तलाश कर रहा था कि कोई दम कुत्ते को रोटी डाले और वो रोटी उठाकर अपनी बहन को दे दे, मगर इसे क्या पता था इसकी बहन जमीन से अपना खर्रिस्क खा चुकी थी। जो ही इसकी नज़र अर्दली के हाथों जलील होती इस लाचार औरत पर पड़ी जिसके 2, 5, 6 साल के बच्चों ने माँ की एक टांग को पकड़ रखा है। इसी दौरान अर्दली के धक्के से 1 साल का बच्चा जो इस औरत ने उठा रखा होता है वो गिर जाता है और खातून इस बच्चे को उठाकर दोबारा अर्दली की मिन्नत समाजत करने लगती है। तो इसने फौरन चपरासी को हुक्म दिया कि औरत को बिलाकर उसके सामने पेश किया जाए। इसके हुक्म तामील कर दी गई। औरत को इसके रूबरू पेश किया गया तो इसने औरत से मसला पूछा। औरत ने बताया कि इसका खावंद फौत हो चुका है। खावंद की जमीन और घर पर उसके भाई यानी खातून के देवर ने कब्जा कर लिया है। पटवारी पुलिस अदालत कोई भी नहीं सुन रहा। मुझे किसी ने बताया कि ये बड़े साहिब का दफ्तर है तो मैं यहाँ आ गई। मुझे किसी ने बड़े साहिब से नहीं मिलने दिया। मुझे जो आदमी बाहर खड़ा है इसने कहा कि 3000 रुपए लेकर आओ तो साहिब से मुलाकात करवाऊंगा, वरना नहीं। मैं 2 महीने में बमुश्किल 2000 रुपए जमा कर सकी हूँ। आज आई हूँ तो ये कहता है 2 महीने और लगाओ 3000 पूरे करके आना। अपनी दास्तान सुनाते हुए औरत रोने लगी और बताया कि इसके बच्चे 2 दिन के भूखे हैं, मगर उसने उन पैसों से बच्चों की रोटी नायन खरीदी ताकि बड़े साहिब से मुलाकात हो सके। औरत की बात सुनकर असिस्टेंट कमिश्नर खुद रोने लगा। जब ज़हनी माजूर लड़की की रोटी मांगने की जिद बढ़ती गई और वो किसी बहलावे में ना तो मजबूरना इसके वालिद ने अपना पगड़ा उतार कर अपनी बेटी का मुंह बांध ताकि वो शोर ना कर सके और बेटी के दोपट्टे से इसके चेहरे पर निकाब करवा दिया ताकि कोई इसका बंधा हुआ मुंह ना देख सके। उन हालात में घर पहुंचे और पहुंचते ही इसके वालिद ने उनकी मायानी अपनी बीवी से कहा था कि अब इस दुनिया में जीने के लिए मजीद गुंजाइश हम में बाकी नहीं रही। तुम ऐसा करो, जहर लाओ, हम खा कर मर जाते हैं। अपने शौहर की बात सुनकर उसकी बीवी ने कहा था ज़हनी माजूर बच्ची को छोड़कर मरना मुमकिन नहीं, लिहाजा फैसला हुआ कि वो तीनों जहर खा लेंगे और बेटे के हिस्से का जहर उसके हवाले कर देंगे।
اگر وہ ہمارے بعد جی سکا تو ٹھیک، نہیں تو وہ بھی کھا کر ہمارے پاس پہنچ جائے گا۔ چنانچہ انہوں ادھار زہر خریدا، اسے 4 برابر حصوں میں تقسیم کیا، گو کہ اس کا ایک حصہ خاندان کے 4 افراد کے لیے کافی تھا، مگر وہ جلد از جلد منزل پر پہنچنا چاہتے تھے، لہٰذا باقی 3 افراد نے اپنا کھا لیا اور بیٹے کو یہ سمجھاتے ہوئے اس کا چا تھما دیا کہ جب بھوک ناقابل برداشت ہو جائے اور تم اٹھنے کی سکت نہ ہو تو یہ کھا لینا۔ یوں بیٹے کے سمجھتے اور ان کے سمجھاتے سارا خاندان مر گیا۔ اسٹنٹ کمشنر نے جب اس عورت کو دھکے پڑتے دیکھے تو اس کو اپنا ماضی یاد گیا۔ انہوں نے جب عورت کی روداد سنی تو اپنی جیب میں ہاتھ مارا جہاں پولیتھین میں لپٹا ان کے حصے کا زہر آج بھی رکھا تھا۔ انہوں نے فوراً پٹواری اور متعلقہ SHO کو بلا لیا، خود موقع پر جا کر خاتون کو زمین واگزار کروا کر دی اور گرمی کے ایام میں عملے سمیت باہر بیٹھ سرکاری امور نمٹانے کا اصول بنا دیا۔ وہ سائلین کو اندر AC والے کمروں میں بٹھاتے، ترتیب اور نمبر کے ساتھ مسائل سنتے اور ان کا حل کرتے۔ انہوں نے ہر ممکن کوشش کی کہ وہ عوام کو باور کروا سکیں کہ عوام حاکم ہے اور وہ ملازم ہے، مگر چاہ کر بھی ایسا نہیں کر سکے۔ خیر، وہ پہلے ہی دن ایک خاندان کی زندگی بچا لینے پر جب تک مسرور ہے۔